देखिए आपके आंसर में 2023 सेट नंबर 1, जिसमें सेट का कोड लिखा होगा डी और वी, ठीक है। उस सेट को हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आएंगे जो आपको ओमार शीट पे लगाने हैं। किस पे लगाने हैं? ओमार शीट आपको मिलेगी, उसमें गोले भरने होंगे, ठीक है। जब आपका टेस्ट लेंगे तो उसमें हम आपको देंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसे भरने हैं। बाकी स्कूल वगैरह में भरा होगा। फिर उसके बाद जब 20 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब आपको कॉपी पर क्वेश्चन हल करने हैं एग्जाम में, जिसमें कई सारे पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट सभी खंड हल कीजिए, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा पार्ट किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, 6 दिए हुए हैं, इसमें से 5 हल करने हैं, ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरे खंड में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कोई एक करना है। चौथे खंड में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें एक करना है। पांचवें खंड में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें एक करना है। ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें केवल एक एक क्वेश्चन करने हैं, 2 में से कोई एक। अगर आप एक क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। फिलहाल ये जो ऑप्शन है ये पेपर के लिए है। हम लोग जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, सारे क्वेश्चन हमको हल करने हैं, ठीक है। शुरू करते हैं बहुविकल्पी से। सारी जानकारी होनी चाहिए। जहाँ पर जो चीज़ आपको नहीं मालूम है, अपने फेयर में जो नोट्स बना रहे हो जिसमें क्वेश्चन घर से करके लाते हो, वो अपने लगा के आइए, ठीक है। उम्मीद ये है कि एक सेट 2 दिन में समाप्त हो जाएगा जब मैक्सिमम क्वेश्चन बताएंगे। शुरुआत में सेट धीरे चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन हम बताते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और आप क्वेश्चन कम पूछते चले जाएंगे, और फिर बाद में एक एक दिन में 2-2 सेट भी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो फिर सेट खत्म ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पी से। जो लोग सेट लगा के नहीं आए हैं वो लोग इस बैच में नहीं आएंगे। पढ़ना हो तो सेट लगा के आओ और तब यहाँ बैठो, तभी समझ में आएगा। वरना ऐसे बैठे रहोगे, पिक्चर चलेगी और तुम पिक्चर खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट में फेल का फेल ही बना रहेगा। कोई नतीजा नहीं है कि यहाँ पर आकर तुम यहाँ मूर्ति ऐसे बैठ गए और यहाँ पर चूतियों जैसे बैठे हो, कोई भी मतलब नहीं है। पहला काम क्या है, घर में बैठो पर डे और 3 घंटे मैथ लेकर बैठो, सेट लगाओ, सेट जो दिया जाए उसको करिए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी तुम लगा पाते हो उनको ईमानदारी पूर्वक लगाओ। जो नहीं लगते उनमें गोला लगा लो, तब तो इस बैच में आने का फायदा है, अन्यथा इस बैच में आने का कोई फायदा नहीं है। दोपहर वाला जो बैच चल रहा है उसमें रिवीजन करवा रहे हैं, उसमें अपना आइए, ठीक है। जिनको पढ़ना अपने अच्छे नंबर लाने हैं वो इसमें आएंगे। चल देते हैं खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए। जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ए और बी कोई धन पूर्णांक है, इनमें पूछ रहा है कौन सा संबंध सही होगा। सारे ऑप्शन आपको पढ़कर देखने हैं, जहां पर आपको लगे कि हाँ यही चीज हमने याद कर रखी है तो बस समझ जाना यही हमारा आंसर है। तो पहले क्वेश्चन में आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ए बराबर मासा ए बी गुणे बी, यानी ए बी का मासा गुणे बी, ऐसा कोई सूत्र है नहीं। फिर दूसरा लिखा हुआ है ए गुणे बी बराबर, छूटा हुआ बराबर लगा लो, ए गुणे बी बराबर लासा ए बी का, ए बी का लासा, ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं है, याद है। सी बी बराबर मासा ए बी गुणे लासा ए बी, ऐसा भी फार्मूला नहीं है। डी बराबर ए गुणे बी बराबर, छूटा हुआ बराबर लगा लो, ए गुणे बी बराबर मासा ए बी गुणे लासा ए बी। तो यही हमने सूत्र पढ़ रखा है। सूत्र क्या पढ़ रखा है वो यहां पर लिख देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे, याद किया है कि नहीं याद किया है? यहां पर 2 संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्याओं को वो ए बी बोल रहा है, तो क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या की जगह पर ए गुणे बी नहीं लिख सकता वो? ए गुणे बी बराबर लासा, किसका लासा? ए बी का लासा, तो उसने ऐसे लिख रखा है, गुणे मासा, किसका मासा? ए बी का मासा, ये तो लिख रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका मोबाइल बोल रहा है?
चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलो पढ़ो दूसरा क्वेश्चन। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एक एवं परिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या का भागफल क्या होगा? परिमेय होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा या पूर्ण संख्या होगा? देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिए। एक शून्येतर परिमेय संख्या, क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे। शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें आप क्या करते हैं, जीरो नहीं लेंगे। शून्येतर, शून्य को छोड़कर, शून्येतर मतलब धनेतर मतलब धनात्मक संख्याओं को छोड़कर, ऋणोत्तर मतलब शून्येतर मतलब तो शून्य को छोड़कर कोई परिमेय संख्या है। तो कह रहा है एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन अपने मन में एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं आपको। एक परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लिया हमने 2 ले लिया। कह रहा है एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2 परिमेय संख्या है। एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, √2 ले लें। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। कह रहा है जब इसको भाग करेंगे, जब परिमेय को अपरिमेय से भाग करेंगे तो उत्तर जो प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? जरा √2 से 2 काटो, 2 से 2 कट गया, √2 कितना आ गया? √2 परिमेय है क्या परिमेय? अपरिमेय आ रहा ना। देखो ऑप्शन चेक करो कौन सा आ रहा। ए ऑप्शन प्राकृतिक संख्या, बी ऑप्शन अपरिमेय संख्या। तो आंसर क्या सही हो गया? बी वाला सही हो गया, अपरिमेय नहीं समझ में आया। क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, वरना बहुविकल्पी क्वेश्चन सबसे ज्यादा कठिन माने जाते हैं। आपको पूरे एग्जाम में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी, अगर समस्या होगी तो बहुविकल्पी में ही होगी। इसलिए बहुत बढ़िया से तैयार करके जाइए, समझ गए? चलिए तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहां समझ लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है m का मान 5 है। m का मान कितना है? 5। कह रहा है n का मान जो है वो m+7 है। तो क्या हम ये कह दें कि जब m का मान 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे, 7 5। m का मान 5 है तो n का मान 12 है। यहां तक कोई समस्या? तो √m² + n² का मान होगा। आप पूछ रहा है √m² + n² का मान बता रहा हूं। तो भैया m² का मान 5 का वर्ग प्लस n² का मान, n का मान कितना है? 12 का वर्ग 169। आंसर आ गया 13। अच्छा एक बात और बता देते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में मेथड का कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला? इसको आप ओरल भी लगा सकते हैं, ओरल भी लगा सकते हैं। कैसे? कह दो m का मान 5 है, m का मान 5 रखोगे, 7 5 12, m का मान 5 आ गया, n का मान कह रहा m² + n², 5 का वर्ग 25, 12 का 144, 144 25 169, 169 का 13 हमारा आंसर आ गया। और ओमार शीट पे 13 भर दीजिए। नहीं समझ में आया? यहां पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको मेथड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओमार में भरना होता है, आपका कॉपी नहीं चेक होगा। बहुविकल्पी के लिए, बहुविकल्पी के लिए आपकी ओमार चेक होगी। नहीं क्लियर है तो चाहे आप ओरल लगा दें, चाहे किसी भी विध से लगा दे, चाहे किसी शॉर्टकट से लगा दे, किसी ट्रिक से लगा दे, कैसे बनो वैसे लगा दे। क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए ये 3 बहुविकल्पी हो गए, जल्दी नोट करो जिसको नोट करना है। बहुविकल्पी नंबर 4 पर चलते हैं। चौथे बहुविकल्पी में क्या कह रहा है? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी 1 2 3 अपरिभाषित। तो 1 2 3 क्या किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी? कोई भी परिमेय संख्या है उसके बराबर कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? उसके बराबर अनंत। कितनी? अनंत हो सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा, अनंत। अनंत
अनेक। ठीक है, पांचवा वैकल्पी नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर एक सबसे बड़ी दिक्कत सुन लीजिए। किसी किताब में यह बताया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। किसी किताब में बताया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं। किसी अनसार्ड में बताया गया कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, किसी अनसार्ड में कहा गया ये सिलेबस में है। ऐसे जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन हैं, उनमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है। वो चाहे सिलेबस में हो चाहे सिलेबस में ना हो, क्योंकि हम तैयारी 100 में 100 की कर रहे हैं। और फिर हम ये कहकर छोड़ दें अगर क्वेश्चन को ये आउट ऑफ सिलेबस है और पेपर में वही आ जाए, क्योंकि किताबों वालों को भी ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि किसी किताब में है क्वेश्चन इसके और किसी किताब में क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन बैंक में छाप रखे हैं, किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं छापे, किसी अनुसार में छपे हैं, किसी को अनुसार में नहीं छपे। अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग चीजें बनी हुई है। ऐसे लड़ाई वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम ये मानकर चलेंगे ये हमारे सिलेबस में हैं। समझ गए? तो यहां पर हमारे पास 2 रेखाएं हैं। हम पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वो समझ लीजिए। 3 पॉइंट सीखेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले हमारे पास 2 रेखाएं हैं। 2 रेखाएं कौन कौन सी हैं? a1x b1y प्लस c1 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। नंबर 1, अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हो। इन दोनों रेखाओं, ये सरल रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हैं? सरल रेखाएं हैं जिनको अभी आपके बारे में आपको नहीं मालूम इनके बारे में, लेकिन आपने युगपत समीकरण पढ़े हैं। ये 2 युगपत समीकरण हैं, 2 चर वाले रैखिक, याद है चैप्टर? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हाँ, तो ये वही समीकरण है 2। और अगर ऐसे 2 समीकरण दिए जाते हैं तो उनमें 3 संबंध बनते हैं। अद्वितीय हल हो, ठीक है, कोई हल ना हो और अनंत हल हो। अद्वितीय हल हो, कोई हल ना हो, अनंत हल हो। तो सबसे पहले अद्वितीय हल हो, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। ब्रैकेट में रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद करना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अद्वितीय हल हो, ठीक है। उसके बाद कोई हल ना हो, ठीक है ना, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, अर्थात रेखाएं, जब कोई हल नहीं होंगी तो रेखाएं समांतर हों। रेखाएं समांतर हो। अगर रेखाएं समांतर होंगी, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर? तीसरी कंडीशन, अनेक हल हो। कितने हल हो? अनेक हल हो, अर्थात रेखाएं समपाती हो। रेखाएं समपाती हो, यानी एक ही रेखाओं को दर्शाती हो। तो क्या कहोगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
ये 3 शर्तें हैं, समझ गए। अगर ये शर्त याद होगी तो आपका बहुविकल्पी नंबर 5 खत्म हो गया। इन्हीं शर्त के आधार पर बहुविकल्पी नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 कब होंगी? ऑप्शन नंबर ए, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, बस यही आंसर आ गया, बी ऑप्शन आ गया। देखिए ये लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया? कैसी रेखाएं हो? समपाती हो। बोलो किसी को कोई समस्या? जिनका ये सूत्र नहीं है लिखा हुआ है वो नोट कर लें। हमने वैसे पढ़ाया था, जब सिलेबस क्लियर नहीं हुआ था तो हमने ये बात बताई थी आपको। नोट कर लीजिए, ये सूत्र जरूर लिख लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पीछे जैसे दिए गए हैं बहुविकल्पी के आंसर, वो आपने अगर टिप लिए हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है तुम्हारी कितनी औकात है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या के 1/3 का भाग, किसी संख्या, कोई संख्या x है, अब यहां लिखने की जरूरत नहीं, बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि माना संख्या बराबर x, कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लगाने। किसी संख्या का 1/3 भाग कितना है? 21, तो बट्टे की चीज 21 बराबर x बराबर 21 गुणे 3 अर्थात 63। ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। 7वां क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताओ। मूल जानते हो ना, जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है। -p = 0 का एक मूल -2 है तो x बराबर कितना रख दोगे? x बराबर -2 रखने पर रख दो भैया, तो -2 का स्क्वायर + 2 -2 - p बराबर, ये -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, +4 -4 कट जाएगा, -p बराबर 0 अर्थात p बराबर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखें, आउट ऑफ सिलेबस है, काट दीजिए। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के हम लोगों के कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। माना एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा होता है? अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुविकल्पी क्वेश्चन लगा रहे हो। 1,0 जिसको हम P मानते हैं, 1,0 ऊपर लिख लिया। ये हो गया A बिंदु, ये हो गया B बिंदु। A बिंदु का निर्देशांक 2,-5, बिंदु B का निर्देशांक -2,9। अब हमको मालूम है क्योंकि PA बराबर PB प्रश्न दे रखा है, तो PA² किसके बराबर होगा? याद आया कुछ? PA² बराबर PB²। PA दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा लीजिए, अंडर रूट लगाएंगे नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो x2 - x1, x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का, फिर से उधर x2 - x1 प्लस y2, a -2 का और कर दो, a² + 4 - 4a, क्लियर, प्लस 25, a² + 4 + 4a 81। a² से a² प्लस का 4 कट गया, माइनस का 4a और प्लस का 4a उठ के इधर आएगा तो माइनस का 8a हो जाएगा। नहीं समझ में आया? माइनस का 4 है और प्लस का इधर आएगा वो भी माइनस में, -8 है, बराबर
-25 81 में से 25 घटा दीजिए 56। तो ए बराबर 56 बटे -8, 8 सते, तो ए का मान आ गया माइनस, अतः बिंदु क्या बनेगा? अतः बिंदु बनेगा -7 कामा, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट करना है किसी को? फटाक से नोट करो, 1 मिनट है केवल। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज है ए बी सी जिसमें क्या कह रहा है? ए बी बराबर ए सी। ए बी किसके बराबर है? और किसी त्रिभुज 9th में प्रमेय पढ़िए, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं का समूह कोण भी, तो ए सी के सामने कोण बी है और ए बी के सामने कोण, देखो कोई ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन हमको मिल गया। क्या क्लियर हुआ? 11वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी होगा। अच्छा, तो हमें ये देखना है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे नॉर्मली हमने एक त्रिभुज बना लिया। ए बी का मान है ए बी सी। ए बी का मान कितना है? 6√3। ए सी का मान कितना है? 12। ए सी का मान 12 है। बी सी का मान 6। अब यहां पता करना है कि कोण बी कैसा होगा। अब देखिए, अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो 60 डिग्री आ जाता, क्योंकि समकोण समबाहु त्रिभुज बन जाता और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। लेकिन यहां पर सारी भुजाएं बराबर है नहीं, तो समबाहु तो है नहीं। अब हमारे मन में एक बहुत तेज आंसर चल रहा है कि समकोण होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए 90% आंसर कितना होगा? समकोण ही होगा। लेकिन चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लो। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 12। एसी का वर्ग कर लो। एसी का वर्ग 12 का वर्ग 144 आ गया। अब जो छोटी छोटी भुजाएं बची है उनके वर्ग का योग कर दो। ए बी का स्क्वायर कर लो प्लस बी सी का स्क्वायर कर लो। 36 3 108 प्लस 6 का वर्ग करो 36 बराबर आ गए। लिख देंगे, चूंकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आंसर आ चुका समकोण त्रिभुज, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में। और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कितना होता है? तो ये हो गया 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्या क्लियर हुआ? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो गई। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये हो गया 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, पेपर में है, पहले यही करके देंगे। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2 है, उसके समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है? 2 है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भुजा कितनी है? भुजा 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 बराबर 2 है। भुजा अगर 2 है तो शीर्ष लंब का सूत्र बताया था, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब होता है ऊंचाई। शीर्ष लंब मतलब क्या होता है? उस आधार पर ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला भुजा √3/2। भुजा √3/2। ये 2 समझ में आया? भुजा का मान 2 है, भुजा √3/2। फार्मूला याद कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भुजा √3/2 लिख देते हैं अपना, भुजा √3/2। और अगर क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर √3/4। भुजा स्क्वायर √3/4। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए सारे। 2 से 2 कट के आंसर आ गया a√3 मात्रक का। कौन सा ऑप्शन है? देखो ए ऑप्शन हमारा आ गया। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन ए बराबर कॉस है तो ए का मान होगा, साइन ए बराबर कॉस है तो कह रहा है ए का मान होगा। अच्छा, साइन और कॉस आपस में बराबर किस कोण पर होते हैं? साइन 45 पर भी 1/√2 और कॉस 45 पर भी 1/√2। तो भैया खत्म हो गया क्वेश्चन। ए का मान आ गया 45 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। 14वां क्वेश्चन देखिए। ए का मान है 30 डिग्री। ए का मान कितना है? तो कह रहा है 1 + tan² है बटे 1 + cot² ए का मान बता दो। तो कितना सिंपल है,
1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो क्या tan स्क्वायर 30 लिख दे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर 30 लिख दे। इसको हल कर लो। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3, जिसका वर्ग कर दोगे तो 1/3 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट 30 का मान √3 का वर्ग कर दोगे 3। यहां तक कोई समस्या? 3 एकम 3 1 4/3 टांग खींच लेते हैं। 4/3 गुणे 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1/3। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। कोई नोट करना है इसमें? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप बेसिक तरीके से लगाओगे तो आपका पूरा पन्ना भर जाएगा। हम तुमको ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। कैसे ट्रिक सीखोगे? सबसे पहले अगर क्षेत्रफल का कोई क्वेश्चन होगा तो 2 बार कहो। क्षेत्रफल का क्वेश्चन होगा 2 बार, आयतन का क्वेश्चन होगा 3 बार। बोलो। क्षेत्रफल का क्वेश्चन होगा 2 बार और आयतन का क्वेश्चन होगा 3 बार। अब कह रहा है गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताएं। देखिए पूरे पन्ने का क्वेश्चन 3 लाइनों में बता रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिज्या कितनी कर दी गई? 2 गुनी। तो क्या हम ये कह दें कि मान लीजिए त्रिज्या 1 थी, तो क्या त्रिज्या हम 2 लिख दें? 1 का दुगुना 2 होता है। और क्षेत्रफल में कितनी बार? 2 बार। फिर से कह दो, 1 था 2 हो गया। अगर आयतन का क्वेश्चन होता तो फिर से एक बार लिखते, 1 था 2 हो गया। नहीं समझे? क्षेत्रफल के क्वेश्चन में 2 बार, आयतन के क्वेश्चन में 3 बार। तो 1 की 1 से गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लेंगे 1, और 2 की 2 से गुणा कर लो। अब बताओ जिसका क्षेत्रफल 1 था, क्षेत्रफल 4 हो गया, कितना बढ़ गया? बढ़ा कितना? 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? पहले कितना था? पहले से तुलना कर दो। और प्रतिशत बनाने के लिए कक्षा 6 में सीखा होगा कि प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो आंसर आ गया 300%। खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? ठीक है। क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि 300% आंसर आएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल कितना हो गया तो 400%। पूछ तो भैया आंसर से मतलब नहीं है, तुम लोग आंसर लिख लेते हो, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तुम लोगों का क्या है, आंसर टीप लेते हो पीछे से, 400 नहीं आएगा, पीछे आंसर गलत दिए होते। 300% की वृद्धि आ रही है, वृद्धि पूछ रहा है। नोट कर लीजिए या रुक जाओ अभी और सीख लो। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम हो रहा है। 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है। वृत्तों के व्यासों का अनुपात कितना है? 4:9 है। उनकी परिधियों का अनुपात बता दो। तो क्या हम ये कह दें कि D1 जो है वो 4x है और जो D2 दूसरा व्यास है वो 9x है, कह दें? अच्छा फिर R1 कितना होगा? आधा कर दो, 2x। और जो D2 होगा वो कितना होगा? वो R2 9/2x। नहीं कह सकते हो? आधा ही तो करना है, त्रिज्या आधी होती है। अब कह रहा है उनकी परिधियों में अनुपात बताओ। परिधि को P1/P2 अनुपात पूछ रहा है ना, तो बटे P2। P1 का फॉर्मूला लगा दो, 2πr1 2πr2। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 का मान कितना है? 2x। R2 का मान कितना है? 9x/2। सबसे नीचे वाला 4x/9x। सर हमने x माना ही नहीं, ऐसे लगा दिया। हाँ तब भी ठीक है, बहुविकल्पी है तो ठीक है। अब एक बात और सुन लो, इस क्वेश्चन में जब भी परिधियों का पूछे तो जो अनुपात दिया गया वही लिख दो। जो अनुपात दिया गया है वही लिख दो। देखो अनुपात क्या दिया गया है? 4:9। कोई मतलब नहीं, चाहे व्यास दिया गया हो चाहे त्रिज्या दी गई हो, जो दिया गया वही लिख दो। व्यासों में अनुपात कितना है और परिधियों में अनुपात कितना है? अगर क्षेत्रफलों में पूछता तो 4 का 16, 9 का 81 आंसर। आयतनों का पूछता तो 4 × 16 × 64 अनुपात 9 में 81 नहीं 729। डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर क्षेत्रफल में पूछता तो वर्ग कर देते, आयतन में पूछते तो घन कर देते, परिधि में पूछा तो सीधे लिख दीजिए। नहीं क्लियर हुआ? नोट करो
कर देंगे अगर कह दिया हमसे। कह दो अभी चिल्वा रहे हो तो सर जी कह रहे हैं अभी चिल्वा रहे तुम्हें। उठ के चले जाओ बाहर, शर्माए रहे हो। कान कही आओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल है। सारणी का माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब समांतर माध्य। वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है? 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। 8 से वर्ग अंतराल के बाद मध्यमान कितना आएगा? 1 3 5 7 9। मध्यमान के बाद बारंबारता 3 1 5 4 बारंबारता आ गई। तो अब एफ एक्स चाहिए होता है। 3 1 3 1 50 7 चौक 7 नेम, इनको ऐड कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना? 122। बारंबारता का योग क्या कहलाता है? एन का मान 20। माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। माध्य बराबर क्या होता है? वेरी गुड। सिग्मा एफ एक्स बटे 122 बटे 10। 0 हटा के दशमलव यहाँ लगा। 2 6 12, 2 1 का आंसर आ गया 6.1। 10 कह सकते हो, 1 कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन समझिए, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला याद करना है। सूत्र लिख लो सभी लोग। सूत्र है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब इस प्रश्न में माध्य हमको मालूम है। माध्य कितना दे रखा है? बहुलक दे रखा है 28। यहां रख दीजिए 28। 3 गुणे माध्यिका हमको निकालना है। 3 गुणे माध्यिका हमको निकालना है। और माइनस 2 गुणे माध्य कितना दे रखा है? 24.1। याद रखना, माध्यिका को ही माध्यक कहते हैं। तो ये 28 ऐसे ही 3 गुणे माध्यिका 2 एकम 2 48। हाँ, ये माइनस के अंदर कितना आ जाएगा? तो बन जाएगा 28 प्लस 48.2 बराबर 3 गुणे माध्यिका। ये 3 गुणे माध्यिका है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इनको जोड़ लीजिए। 2 ऐसे ही 8 8 16 हासिल लगा। 1 4 2 6 1 7। और ये गुणे का चीज इधर कहाँ में आ जाएगा? 25 4। ये आ गया माध्यिका। कौन सा ऑप्शन? सी। 18 हो गया। 19 बहुलक वर्ग डायरेक्ट लग जाएगा ना। 19वां क्वेश्चन बहुलक वर्ग फॉर्मूला पूछ रहा है। बहुलक में बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी है? 23। 23 के लिए वर्ग अंतराल कितना है? 20 से 30। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 20वां क्वेश्चन माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। अभी लिखवाया बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। बी ऑप्शन इसका भी है ना। तो ये बहुविकल्पी हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। कल से शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। कल से नोट करने वाली कहानी खत्म हो जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पर डाल देंगे। जिसका जो क्वेश्चन छूटा अपना यूट्यूब से नोट करना। खाली लगवाएंगे।